जो हम लोगों की चल रही थी वो एक्चुअल में आप लोगों का था करके मीन वाला टॉपिक। मीन को निकालने के देखो टोटल तुम लोगों के पास 3 तरीके होते हैं। जो पहला तरीका मीन निकालने का आप यूज़ करते हो वो तरीका होता है आप लोगों के पास डायरेक्ट मेथड। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जो नेक्स्ट तरीका होता है वो आ जाता है आप लोगों के पास अज्यूम्ड मीन मेथड, बराबर। अच्छा, और उसके बाद जो नेक्स्ट तरीका होता है वो नेक्स्ट तरीका है आप लोगों के पास स्टेप डेविएशन मेथड करके। ठीक है। अभी इसमें जो आपके पास ये टोटल 3 तरीके हैं, इनमें से सबसे इजी तरीका, ठीक है, आप लोगों के पास जो होता है वो होता है डायरेक्ट मेथड। तुम ऐसा बिल्कुल मत समझना करके कि आपके पास डायरेक्ट मेथड जो है वो उससे कुछ अलग आंसर आएगा और उसके अलावा जो अज्यूमिंग मेथड या फिर जो स्टेप डेविएशन मेथड है उससे कुछ अलग आंसर आएगा। ऐसा नहीं होता। अगर आपके पास एक गिवन क्वेश्चन है और उस गिवन क्वेश्चन को आप अगर तीनों मेथड से अगर कैलकुलेट करना चाह रहे हो, ठीक है, तो ऐसे केस में आप तीनों मेथड लगाओ, आपको आंसर हमेशा कैसा मिलेगा, सेम मिलेगा। लेकिन ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों के पास मान लेते हैं करके तीनों मेथड में से कोई भी मेथड अवेलेबल हो और आपको पूछा जाए करके, ठीक है, कि आप कौन सी मेथड को यूज़ करोगे आंसर को निकालने के लिए, तो बेस्ट रहता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में मात्र 3 कॉलम यूज़ करो, फटाफट आंसर आ जाता है। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि अज्यूम इन मेथड में हमें नंबर ऑफ कॉलम्स की कितनी रिक्वायरमेंट होगी और जो नंबर ऑफ कॉलम्स आप लोगों के पास होंगे उन नंबर ऑफ कॉलम्स में किसका मीनिंग क्या क्या होता है करके। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो तुम्हें क्या दिया होगा, एक क्लास का इंटरवल दिया होगा, जैसे 0 से लेकर 2, 2 से लेकर 4, ये इस तरीके से करके। ठीक है, क्लास इंटरवल आपके पास गिवन होगा। अब उसके बाद जब आप क्लास इंटरवल ले लेते हो तो एज यू नो कि क्लास इंटरवल हमारे कोई काम का नहीं है, हमें चाहिए होता है क्लास मार्क, बराबर। हमें क्या चाहिए होता है, क्लास मार्क। अभी इस पर भी डिस्कशन कर लेंगे कि क्लास मार्क क्या है, बट क्लास मार्क इज डिनोटेड बाय द सिंबल व्हाट, एक्स आई। ठीक है, क्लास मार्क को हम लोग कौन से वाले सिंबल से डिनोट करते हैं, आप लोगों के एक्स आई। अच्छा, तो अब उसके बाद एक्स आई आ जाने के बाद अब क्या हम लोगों को करना है करके, और क्या चीज़ें हैं हम लोगों के पास, तो देखो अब आपके पास अज्यूम इन मेथड में क्लास मार्क के बाद आपको जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको रिक्वायर्ड होती है वो होती है डी आई कैलकुलेट करना। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना, डी आई। एंड व्हाट डू यू मीन बाय डी आई, डी आई का मतलब होता है डेविएशन। ठीक है, डी आई का मतलब क्या होता है, डेविएशन। तो अब ये डेविएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही सिंपल है। आपके पास जो एक्स आई आपने निकाला है उसमें से ए माइनस करो। अब ए क्या है ये सब डिस्कशन करेंगे, बट पहले कॉलम्स कितने बनाने इससे बात करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट कॉलम होता है आपके फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, और उसके बाद आखिरी वाला कॉलम होता है आपके एफ आई मल्टीप्लाई बाई आपके डी आई का। तो तुम अगर ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे तो नंबर ऑफ कॉलम्स आप लोगों के पास कितने हो गए हैं, टोटल आप लोगों के पास 5 हो गए हैं। पहला क्लास इंटरवल जो कि इंफॉर्मेशन दी हुई होगी, ठीक है, उसके बाद उसी क्लास इंटरवल से क्लास मार्क कैलकुलेट करोगे, उसके बाद डी आई कैलकुलेट करोगे, उसके बाद फ्रीक्वेंसी ये वाला पार्ट आपको गिवन होगा, और आखिरी कॉलम में आपको एफ आई को और क्या करना होगा, डी आई को मल्टीप्लाई करना होगा करके। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 5 कॉलम्स करके। सो अज्यूमिंग मेथड में ये 5 कॉलम्स लगते हैं, बराबर। अच्छा, अब तुम अगर थोड़ा सा अपना भूतकाल अगर रिवाइज करो तो तुम्हें पता चलेगा कि जब हम लोग आप लोगों का डायरेक्ट मेथड यूज़ कर रहे थे तो डायरेक्ट मेथड में आप डी आई नहीं निकालते थे, वहाँ पे डायरेक्ट एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लिकेशन आप कर देते थे। ठीक है, चलो फिर अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले तो इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं करके कि जो आपके पास जो टर्म है डी आई क्या है, ये क्या है, बट उस टॉपिक में जाने से पहले भी जाने से हम लोगों को सबसे पहले देख लेनी चाहिए कि आपके पास क्लास मार्क आप कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, सबसे पहले आप क्लास मार्क कैसे कैलकुलेट करोगे, तो देखो क्लास मार्क के ऊपर मैं जो पिछली बार का जो वाला क्वेश्चन था उसमें भी बता चुकी हूँ। क्लास मार्क कुछ नहीं होता है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अगर आपके पास एक क्लास इंटरवल आपको गिवन, लेट से 112 से 114 ये आपका एक क्लास इंटरवल है, तो जो नंबर आपके लेफ्ट साइड में लिखा है या फिर जो कह सकते हो पहले लिखा है, ये कहलाता है आपकी उस क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट। ठीक है, और 114 जो आपके राइट साइड लिखा है ये वाला कहलाता है आप लोगों की कौन सी वाली लिमिट, अपर लिमिट।
सो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म क्लास मार्क? क्लास मार्क किसे कहते हैं? सो अगर मैं क्लास मार्क यानी कि एक्सआई पे कमेंट करूँ तो क्लास मार्क होता है जो भी तुम्हारी लोअर लिमिट आई है एल, ठीक है, और साथ ही साथ में जो तुम्हारी अपर लिमिट आई है यानी कि यूएल, इन दोनों का डिवाइड एडिशन एंड डिवाइड बाई 2, इसे हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का क्लास मार्क कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि इमेजिन करते हैं, मैं थोड़े बहुत इलस्ट्रेशंस इसमें ले लेती हूँ। 100 से लेकर 150 ये आपके पास एक क्लास इंटरवल है। फिर उसके बाद 150 से लेकर 250 ये दूसरी क्लास इंटरवल है। और उसका अच्छा एक मिनट में 200 आएगा ना, 250 कहाँ से आएगा? फिर उसके बाद 200 से लेकर 250 आपके पास तीसरी क्लास इंटरवल है। अगर मैं तुमसे पूछा कि इनका क्लास मार्क निकालूं तो क्लास मार्क तुम कैसे निकालोगे? बहुत ही सिंपल है। जो भी आपके पास क्लास इंटरवल है उसकी अपर लिमिट, उसकी लोअर लिमिट, उनका एडिशन एंड डिवाइड बाई 2। तो यानी कि 100 और 150 अगर तुम इसको ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 250। और 250 को अगर डिवाइड बाई 2 करोगे तो वो होगा 125। अब ये निकाल लिया मैंने एक्स आई। अब एक बात का ध्यान रखना, पगले के जैसे बाकी क्लास इंटरवल का एडिशन कर करके और उनको डिवाइड बाई 2 कर करके एक्स आई कैलकुलेट मत करना, ठीक है? बी स्मार्ट इनफ। अब जैसे कैसे, मतलब क्या कहने का मतलब है, वैसे तो मैंने ये वाली सेम चीज़ आपको लास्ट टाइम मीन में ही बताई है, बट फिर से रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पे तुम अगर ऑब्जर्व करो तो तुम ये पाओगे कि एक क्लास इंटरवल की अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितने का है? 50 का डिफरेंस है। तो अभी क्या करो, अगर तुम्हारा एक एक्साई आ चुका है तो बाकी जो आए हुए वैल्यूज़ हैं, ठीक है, जो बाकी की वैल्यूज़ आपके पास आई है, जैसे 125 वाला आ गया, उसमें 50 जोड़ दो तो यानी कि कितना हो गया आपके पास? 175। फिर आगे की जो नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो 200 250 को एडिशन करके फिर डिवाइड बाई 2 करेंगे, फिर आगे निकालेंगे। ऐसा करो ही मत, 50 का गैप है, आगे और 50 जोड़ दो तो ये कितना हो गया? 225। ठीक है, ये वाली चीज़ याद रखना। अगर यहाँ तो 3 ही है तो तुम्हें लगेगा यार 3 का एडिशन करके डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं, क्या जाता है? एग्जैक्टली कुछ नहीं जाता है, लेकिन जब यही सारी चीज़ें लॉन्ग टेबल के फॉर्मेट में आने लगे, बड़ा बड़ा आने लगे, 10-10 डेटाज आने लगे, तो इस तरीके से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करना बहुत ही खींचने वाला काम लगता है। ठीक है, तो एक बार आप गैप देख लो और उतना गैप ऐड करते जाओ, ये मुझे ज़्यादा ईजी लगता है। ठीक है, सो मैंने एक्साई कैसे निकालते हैं ये चीज़ बता दी, इसको याद रखना। अब एक बात याद रखना, चाहे तुम कोई भी सेंट्रल टेंडेंसी का क्वेश्चन कर रहे हो, चाहे मीन कर रहे हो, मोड कर रहे हो, या क्या कहते हैं उसको, मीडियन कर रहे हो, एक चीज़ तुम्हें हमेशा क्वेश्चन के स्टार्ट होने से पहले देखनी है, वो ये कि कहीं आप लोगों का, ठीक है, कहीं पे आप लोगों का जो क्लास इंटरवल है कहीं वो डिसकंटिन्यूस तो नहीं है। ठीक है, ठीक है, वो कहीं आप लोगों की डिसकंटिन्यूस तो नहीं है करके। ठीक है, तो ऐसे केस में आप लोगों ने वो पहले चेक कर लिया, तो मेरे हिसाब से ये वाली चीज़ तुम्हें समझ में आ गई होगी करके कि आप लोग कैसा करके एक्सआई निकालोगे। अब देखो, फ्रीक्वेंसी वाला डाटा तो आपको गिवन रहता है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं रखना। जैसे मैंने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे दी 2, फिर मैंने यहाँ पे एक दूसरी फ्रीक्वेंसी दे दी 7 और उसके बाद 9। अब हम लोग आते हैं इस टॉपिक पे कि आपको डीआई कैसे कैलकुलेट करना है, डेविएशन कैसे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो डीआई तो हम कैलकुलेट कर लेंगे करके, ठीक है, बस यहाँ पे एक चीज़ आपको देखनी है, वो है आप लोगों का क्या कहते हैं, कैपिटल ए। ठीक है, जैसे आप क्या कहते हो, कैपिटल ए। ये आप ए कहाँ से ढूंढ के लेकर आओगे? तो देखो, यहाँ पे कैपिटल ए का मतलब होता है, जैसे अगर किसी ने तुमसे पूछा करके व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल ए, ठीक है, तो तुम्हें पता होना चाहिए ना कि कैपिटल ए क्या है करके। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे पता होना चाहिए कैपिटल ए क्या है। तो कैपिटल ए का अगर मैं मीनिंग जानने की कोशिश करूँ तो कैपिटल ए इज़ अज्यूम्ड मीन। ठीक है, इस कैपिटल ए को हम लोग क्या कहते हैं, अज्यूम्ड मीन। ठीक है, ये जो आपका कैपिटल ए है, ये वाली चीज़ आपकी क्या कहलाती है, अज्यूम्ड मीन। अच्छा, अब यहाँ पे आ गया अज्यूम्ड मीन के बारे में। तो जैसा देखो यहाँ पे इसका नाम चल रहा है, ठीक है, वैसा ही इसका कैसे काम है। ये एक ऐसा नंबर आप ले सकते हो, ठीक है, एक ऐसा नंबर आप ले सकते हो अपने एक्सआई में से। ठीक है, अब ये जो अज्यूम मीन होता है ये एक कोई नमूना नहीं है। ठीक है, ए आप लोगों का कोई नमूना नहीं है, ए आप लोगों का क्या है, एक अज्यूम्ड मीन है। अब ये अज्यूम्ड मीन हमें चूज़ कहाँ से करना है? ये अज्यूम्ड मीन आपको चूज़ करना है फ्रॉम एक्सआई। ठीक है, ये अज्यूम मीन आपको कहाँ से चूज़ करना है, एक्सआई। मतलब अज्यूम मीन के लिए कोई अलग काम करना है ऐसा नहीं होगा करके, आपको ये जो अज्यूम मीन है ये एक्सआई में से ही चूज़ करना है, बराबर। ठीक है,
अच्छा, अब ये एक्सआई में से किस नंबर को हम अज्यूम मीन चूज़ करेंगे वो मैटर करता है, ठीक है। तो तुम ऐसा पाओगे कि जो बहुत सारी करके किताबें वगैरह हैं उसमें ऐसा लिखा रहता है कि आपके पास एक्सआई में जो बीच का नंबर होता है उस बीच के नंबर को आप अपना कैपिटल ए चूज़ कर लो करके, ठीक है। तो ऐसा उसमें लिखा रहता है, लेकिन ऐसा जितना मैंने क्वेश्चंस किए हैं मैंने ऐसा पाया है करके कि आपको हमेशा बीच का नंबर ही कैपिटल ए के जैसे चूज़ करना हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है करके, ठीक है। ऐसा आप लोगों का ज़रूरी नहीं होता। अगर तुम टॉप का नंबर ले लेते हो या बॉटम का नंबर ले लेते हो तो भी आपका कैसा आंसर जो है वो निकल के सही आता है, इवन पूरा तरीके से सही आता है। तुम्हें थोड़ा सा भी उसमें कैसा वेरिएशन वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। अब इसीलिए जो आपका अज्यूम इन मेथड है उसमें अगर ये टेंडेंसी रखना कि नहीं नहीं हमेशा बीच का ही नंबर हम लोग करके ए लेंगे, ये ऐसा नहीं होता करके, ठीक है। उसमें आप कुछ भी ले सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है करके कि ए आपको मिडिल से लेना है कि ए आपको टॉप से लेना है करके। बट मुझे पता है तुम लोगों के स्कूल्स वगैरह में और बाकी जगहों में भी आपको कैपिटल ए के रिस्पेक्ट में बोला जाएगा करके कि नहीं एज यू आपको कैपिटल ए एक बीच का नंबर लेना है, ठीक है। अच्छा, अब जिस वक्त हमारे पास बीच का नंबर अवेलेबल नहीं होगा उस वक्त क्या करेंगे, तो उस वक्त के भी डील देखते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल अगर मान लेते हैं अगर आपको बीच का नंबर चूज़ करने को बोला जाए तो ऐसे केस में आप वो एक्सआई में से बीच का नंबर ले लेना। अभी फ़िलहाल मेरे पास तो एक्सआई का पूरा डेटा है नहीं, मैं बना कर देती हूँ तुम लोगों को कि कैसे आप एक्सआई वाले डेटा को ले सकते हो करके, ठीक है। तो ऐसे केस में अभी मेरे हिसाब से ये चीज़ क्लियर है कि ए क्या है। अच्छा, तो अभी एक बात का याद रखना कि अज्यूम इन मेथड में, ठीक है, ये नेसेसरी नहीं होता है कि आप आपका जो ए है, ठीक है, वो हमेशा बीच का लो, ठीक है, वो आप हमेशा क्या लो, बीच का लो। लेकिन अगर आप कोई दूसरी वैल्यूज़ लेते हो, ठीक है, वो आप लोगों की ऐसा मत सोचना कि गलत आंसर देगा, वो भी आपका सही आंसर देता है, बल्कि मैं तो अलग वैल्यूज़ लेकर ही निकालती हूँ, ठीक है, बराबर। तो ऐसे केस में लेकिन क्योंकि स्कूल्स में बुक्स में आप लोगों को हमेशा वो बोला जाता है करके कि आप बीच का नंबर लो, बीच का नंबर लो, बीच का नंबर लो, तो इसीलिए हम लोग अपने जो बाकी के क्वेश्चन है करके वो भी कैसे करेंगे, एक बीच का नंबर ही करके ले लेंगे, ठीक है। अब इसमें एक बात याद रखना, अब ये अज्यूम्ड वर्ड बोला है, इसका मतलब आप कुछ भी ले सकते थे, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी आप ले सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है करके कि आप बीच का ही नंबर लेंगे करके, ठीक है। ओके, तो अभी यहाँ पे जैसे हम लोगों ने क्लास में काम करना शुरू करते हैं। तो जैसे यहाँ पर मान लेते हैं ये वाला मैंने पहले तो इन्फॉर्मेशन मिटा दी, अब ये कोई काम की नहीं आपके, ये आपको कुछ डेटास दिए हुए हैं, ठीक है। ये आपके पास लेट से एक डेटा है, तो इस डेटा में तुमसे आगे की मैंने मान लेते हैं एक दो वैल्यूज़ और लिख दी कि 250 से लेकर यहाँ पे आ गया ये 300, फिर 300 से आ गया आपके पास 350 और उसके बाद ये 350 से लेकर आ गया 400, बराबर। अच्छा, तो अब उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ मैंने डेटास लिख दिया, मतलब एक्सआई तो तुम निकाल ही लोगे। तो यहाँ आ गया 275, यहाँ पे आ गया 325 और उसके बाद यहाँ आ गया 375। अब आपको ए चूज़ करना है, तो देखो तुम्हारे पास कितनी एक्सआई है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 एक्सआई की वैल्यूज़ हैं, बराबर, ठीक है। तो ऐसे केस में ये जो आपके पास एक्सआई है इसमें से बीच का नंबर आप लोगे, बराबर। मैं तो कोई भी ले लेती हूँ, ठीक है, मैं तो कोई भी ले लेती हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम लगे तो लेके भी देख लेना। तो मैंने मान लेते हैं यहाँ पे कोई भी नंबर एक उठा लिया अपना ए, अज्यूम्ड है ना, तो आप उसको किसी को भी अज्यूम कर सकते हो। तो मान लेते हैं मुझे अच्छा लग रहा है 125, तो मैंने उठा लिया 125 को मेरा ए, ये लो। अब ए निकाल लेने के बाद मेरे को क्या करना है, मुझे डी आई निकालना है। अब डी आई कैसे निकालेंगे, देखो एक्स आई माइनस ए। अभी अगर मुझे पहले कॉलम में लिखना है तो पहला मेरा एक्स आई कितना है 125 और मेरा जो वहाँ पर ए है वो ए भी कितना है 125। सो 125 में से 125 किया तो ये कितना आ गया आप लोगों का 0 आ गया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वाले के लिए 175 एक्स आई है, लेकिन उसके लिए ए कितना है, ए तो हमेशा ए ही रहेगा। ए मतलब अगर आपने स्टार्टिंग में 125 चूज़ किया है तो 125 ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा। तो अभी एक्स आई बदल गया 175, लेकिन ए नहीं बदला, ठीक है। तो 175 में से 125 गया तो ये वाली चीज़ कितनी आ गई आपके पास 50। 225 में से फिर उसके बाद हम लोग किसको माइनस करेंगे, आपके ए को माइनस करेंगे, यानी कि 125 को माइनस करेंगे, तो ये वाली चीज़ कितनी आ जाएगी आप लोगों के पास 100।
275 में से उसके बाद तुम फिर माइनस कर दोगे अपने ए को। सो ए कितना है आप लोगों के पास वहाँ पर 125 है, तो ये वाली चीज़ आ गई 150। 325 में से तुम ए को माइनस करोगे यानी कि 125 को, तो वाली चीज़ आ जाएगी 200 और उसके बाद आ गई 250। तो इस तरीके से देखो डी आई कैलकुलेट करना है, ठीक है। अच्छा, अभी फ्रीक्वेंसी कितनी है 279,864, तो ये 864 ये लेट से मैंने लिख दिया। अब मुझे सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो स्टार्टिंग की तो मल्टीप्लिकेशन का कोई सेंस ही नहीं बैठता हो, तो ज़ीरो आएगा और यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 350 और यहाँ पे ये आ जाएगा 900। अच्छा, और उसके बाद 150 को मल्टीप्लाई करना है तुम्हें 8 से, तो ये चीज़ हो गई 1200। फिर ये हो जाएगा, अच्छा ये भी 1200 आ गया, गुड। और इसके बाद यहाँ पर ये वाली चीज़ आ जाएगी 1000 करके, बराबर। अब मुझे करना क्या है, तो एक बात याद रखना, मीन में आप चाहे कोई भी मेथड निकालो, कोई भी मेथड आप यूज़ करो, तीनों में से आपको फ्रीक्वेंसी का तो समेशन याद रखना हमेशा निकालना ही पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी का समेशन हमेशा कैलकुलेट करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई ये तुम्हें निकालना होगा, कितना आएगा, तो 2 + 7 9, 9 + 9 18, 18 और 8 ये चीज़ हो गई 26, 26 और 6 ये वाली चीज़ हो गई 32, 32 और 4 36। तो यहाँ पे मैंने एफ आई निकाला। अब याद करो जब हम लोग डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करते थे तो एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करते थे, तो हम लोग एफ आई और एक्स आई का समेशन निकालते थे। अब लेकिन क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में हमने एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई किया है, तो आप लोगों को यहाँ पे समेशन भी एफ आई और डी आई का ही निकालना है। तो इतने सारे नंबर्स को ऐड कर लो, तो 1200, 1200, 2400, 2400 और 1000 ये हो गए 3400। मुझे ज़्यादा हिंदी नहीं आती है मैथ्स में। 3400, 3400 में उसके बाद तुमने 900 ऐड कर दिया, तो ये वाली चीज़ हो गई आपके पास 4300 और 4300 में फिर आप लोगों ने 350 ऐड किया, तो ये चीज़ हो गई 4650। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना, मैंने इस क्वेश्चन में ए 125 लिया है, हो सकता है तुम 175 लो, तो 175 लेने के बाद जब आप एफ आई डी आई निकालोगे तो एफ आई डी आई का जो वैल्यूज़ आएंगी वो अलग आएंगी और जो एफ आई डी आई का समेशन आएगा वो भी अलग आएगा, लेकिन लास्ट में जो आंसर निकल के आएगा वो आंसर आपका क्या आएगा, सेम आएगा करके, ठीक है। अच्छा, अब मैंने कर लिया, क्या मीन आ जाएगा क्या, तो देखो मीन निकालने के लिए आपका सबसे पहला स्टेप होता है आपको डी बार कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, डी बार, ठीक है। क्या कैलकुलेट करना है, डी बार। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय डी बार, डी बार होता है समेशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। ये समेशन ठीक से ड्रॉ कर देती हूँ, हुआ नहीं है, तो ये होता है समेशन ऑफ एफ आई। कर लोगे, मुझे नहीं लगता इसमें तुमको कोई दिक्कत होगी। तो ये कितना हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। ये 1 मिनट, ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो ये वाली चीज़ आपके पास कितनी आ जाने वाली है, समेशन, एक पेज ऐड कर लेती हूँ, 2 मिनट। तो समेशन ऑफ एफ आई टी आई कितना है तुम लोगों के पास, ये क्या हो क्या रहा है, तो ये वाली चीज़ आपके पास हो गई 4650 और समेशन ऑफ एफ आई ये वाली चीज़ कितनी हो गई 36। तो ये मेरे पास डी बार आ गया, ठीक है। अब इसमें डी बार की जो कैलकुलेशन है वो यहीं पे ना फिनिश कर लो, यानी कि इसको कैलकुलेट कर लो डिवाइड करके, ठीक है। कोई भी इसको फ्रैक्शन में नहीं रखेगा, कैलकुलेट कर लो डिवीजन करके। सो इस चीज़ का मैंने डिवीजन करके देख लेती हूँ, 4650 डिवाइड बाई 36। मुझे क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है, दैट्स वाई मैं कैलसी यूज़ कर रही हूँ, और ना ही तुम ये सोचो मुझे पेपर देना है। जब मैंने बोर्ड एग्जाम्स वगैरह दिए हैं, मैंने फुल में से फुल स्कोर किए अपने बोर्ड एग्जाम्स वगैरह में भी, तुम लोगों को ये चीज़, लेकिन पेपर तुम्हें देना है तो तुम लोगों को कैलकुलेशन हाथ से करने की आदत डालनी चाहिए, ठीक है। चलो, तो ये आ गया डी बार। अब उसके बाद क्या ये हमारा मीन है, नहीं, मीन अभी निकलने का है। अब एक बात और याद रखना, जो मीन का सिंबल होता है चाहे आप किसी भी मेथड से निकालो वो एक्स बार ही होता है। अब मीन अज्यूम मीन मेथड से कैसे निकालेंगे, तो अज्यूम मीन मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला होता है जो आपने कैपिटल ए चूज़ किया है उस कैपिटल ए का ऊपर निकाले वाले डी बार के साथ एडिशन, ठीक है। तो इस चीज़ को फिर आप कैसा लिखोगे, ए हम लोगों ने इस क्वेश्चन में कितना चूज़ किया था 125, सो ये वाली चीज़ आपके पास निकल के आ गई 125 और प्लस डी बार यानी कि कितना 129.16। तो अगर तुम 125 को और यहाँ पर ये जो आपका 129.16 ये निकल के आया है, अगर तुम इसको ऐड करोगे, अच्छा कैलसी जब देखोगे तो ये 1666666 है, तो इतना लंबा जाने की नीड नहीं है। तो ये आ जाएगा आपका 254.1666,
इवन 2 डेसिमल तक भी आंसर बहुत सफिशियंट होता है। अब अगर मेरे को 2 डेसिमल तक आंसर निकालना है तो देखो अपन राउंड ऑफ कर देंगे। अब ये नंबर तो 4 से बड़ा है तो 17 ये आ गया, ये मेरा मीन आया। अब मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, मैंने जिस जगह से इस इलस्ट्रेशन को पिक किया था, ऑब्वियसली किताबी थी, बुक की ही आपकी स्कूल बुक ही है, लेकिन उस स्कूल बुक में जो कैपिटल ए लिया गया है वो 225 को लिया गया है करके, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे हमने कैपिटल ए की जो वैल्यू ली वो कितनी ली है 125, बट हमारा आंसर उस कैपिटल बुक की किताब से एग्जैक्टली मैच कर रहा है, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है, ठीक है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो इसका ये एक सिंपल सा लॉजिक है कि आप ए की वैल्यू कुछ भी लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्योंकि अगर तुम स्टैटिस्टिक्स को डिटेल में पढ़ोगे तो तुम ये पाओगे कि वो आप लोगों का क्या है, अज्यूम्ड मीन है। अज्यूम का मतलब अपनी मर्जी से, तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता है करके कि आप कोई बीच की ही वैल्यू लोगे करके, ठीक है, ऐसा नहीं है। बट आई डोंट नो कि क्यों किताब वाले उसको बीच की ही वैल्यू आप लोगों से लेने को कहते हैं करके, ठीक है। अच्छा, तो मेरे हिसाब से अब ये वाली चीज़ें तुम लोगों को क्लियर हो गई होंगी कि क्या करके करना है करके। तुम जितना भी सर्च करोगे ना उसमें यही बोला जाता है कि द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन को आप अज्यूम में कहते हो करके, मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। आई डोंट नो वाई दे आर टेकिंग मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है, कि एज अ अज्यूम में। तो ऐसे केस में आप लोगों को कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको सिर्फ मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन को ही अपना क्या लेना है करके, एज अज्यूम्ड मीन लेना है करके, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक हम लोग का डन हो गया। अब इस क्वेश्चन में जो भी यूनिट दी जाती, ठीक है, जो भी आप लोगों को यूनिट दी जाती उस यूनिट को तुम क्या कहते हो करके डाल देना अपने मीन में कि देयर फॉर द वैल्यू ऑफ मीन इज करके 100 रुपीज़ करके या 100 kg, जो भी वहाँ पे बोला जाए करके, ठीक है। अच्छा, तो अब आगे फिर बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक मतलब एक इलस्ट्रेशन ही है, तो सिंपल सा इलस्ट्रेशन है। देखो तुम्हें एक क्लास इंटरवल दिया है, तो एकदम तेज़ी से बना लेते हैं अपन अपनी आइडियाज़ कि यहाँ पर कि क्या हो जाएगा। सबसे पहला तो आ जाएगा आपका एक इम्पॉर्टेंट, वो हो जाएगा क्लास इंटरवल। अब क्लास इंटरवल तो तुम लिखोगे ही लिखोगे, साथ ही में वहाँ पे ये भी लिख देना करके मार्क्स करके, क्योंकि एक्चुअल में क्वेश्चन में तो मार्क्स के बारे में ही बोला है। एज यू नो करके कि मुझे क्लास इंटरवल में कोई काम नहीं है, मुझे किस चीज़ का ज़रूरत होगी करके, क्लास मार्क की एक्स आई की, तो हम एक्स आई भी कैलकुलेट कर लेंगे। एक्स आई के बाद हम लोगों को एक्स आई से भी काम नहीं है, मुझे काम किससे, डी आई से। अब डी आई क्या होता है आप लोगों का, एक्स आई माइनस ए, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट नंबर पे जब तुम आओगे बाजू में तो तुम्हें वहाँ पे क्या लेना होगा, फ्रीक्वेंसी, वो तो आपको गिवन है। अच्छा, अभी एक चीज़ यहाँ पे एफ आई डायरेक्ट मत लिख देना, यहाँ पे ऐसा लिख दो करके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के नीचे में वाली चीज़ लिखो एफ आई, और उसके बाद नेक्स्ट कॉलम जो आपका आखिरी कॉलम है वो तो यही रहने वाला है करके एफ आई और डी आई का मल्टीप्लिकेशन। तो जल्दी जल्दी सवाल को सॉल्व करते हैं। मार्क कितना दिया है, 0 से लेकर 10, उसके बाद कितना दिया है 10 से लेकर आपका 20, उसके बाद कितना दिया है 20 से लेकर आपका 30, उसके बाद ये कितना दिया है 30 से लेकर ये 40, और उसके बाद ये कितना दिया है 40 से लेकर ये 50, बराबर। अभी क्विकली एकदम एक्स आई कैलकुलेट करो, तो एक्स आई कितना हो जाएगा 5, यहाँ 15, और यहाँ पे 25, और यहाँ 35, और यहाँ पे 45। अब अगर कोई ऐसा है जिसको स्लो स्लो निकालना है तो ऊपर मैं बता चुकी थी कि किस तरीके से निकालना है करके, ठीक है। तो ऐसे केस में वो तुम्हारी मर्जी पे डिपेंड करता है करके कि तुम्हें क्या लेना है, तो मतलब कैसे निकालना है, क्विकली क्विकली निकालना है कि धीरे धीरे टुकुर 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 निकालना है, तो तुम देखते बैठो। अच्छा, और उसके बाद आते हैं डी एक्स आई में। अब एक्स आई डी आई निकालने के लिए ए चाहिए। अब ए तुम वैसे तो कोई भी वैल्यू ले सकते हो, एक बार तुम्हारी आत्म शांति के लिए अपन बीच की वैल्यू ले लेते हैं। तो एक्स आई में से बीच की वैल्यू कौन है 25, तो यहाँ पे मैंने ले लिया करके ये ए इक्वल टू 25। अभी डी आई कैलकुलेट करो जल्दी से। तो जब तुम डी आई कैलकुलेट करोगे तो देखो क्या होगा, एक्स आई माइनस ए, यानी कि एक्स आई कितना है 5 और ए इस बार कितना है -25, तो ये आएगा -20। अब यहीं कई लोगों से गड़बड़ होती है कि वो माइनस साइन लगाना भूल जाते हैं करके, ठीक है, वो माइनस साइन ही लगाना भूल जाते हैं, तो इसीलिए आप इसमें गड़बड़ी मत करना करके, ठीक है। ओके, अब उसके बाद 25 माइनस 15 नहीं, 15 माइनस 25 है, यानी कि -10। अब जब बीच में आए तो एक्स आई भी वही है, ए भी वही है, देन इट विल बी 0, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 10, और उसके बाद 45 माइनस आप लोगों का ए, यानी कि कितना हो जाएगा ये 20।
अब उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि आपको फ्रीक्वेंसी ये कितना दिया हुआ है, यहाँ दिया है 20, उसके बाद दिया है 24, उसके बाद दिया है 40, उसके बाद दिया है 36, उसके बाद दिया है 20। तो तुम्हें एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई करना है करके, ठीक है। तो एफ आई कितना है 20 और डी आई कितना है -20, देन इट विल बी -400। अच्छा उसके बाद ये कितना आ जाएगा -240 और ये तो ज़ीरो ही आएगा। अच्छा उसके बाद ये कितना हो गया 360 और उसके बाद ये कितना हो गया 400। अभी आगे बढ़ते हैं। हमें ये बात तो पता है कि समेशन ऑफ एफ आई की मुझको नीड पड़ती है। तो समेशन ऑफ एफ आई देखो कैलकुलेट कर लो कितना आता है 20 + 24 यानी कि 44, 44 + 40 यानी कि 84। अब यहाँ पे 84 प्लस आपका 36 तो ये हो जाएगा 120, ठीक है। 84 प्लस आपका 36 विल बी 120, 120 + 20 दैट इज 140। तो यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मेरे हाथ लग गई, 1 मिनट, ठीक है। यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन मेरे हाथ लग गई कि समेशन ऑफ एफ आई कितना होता है 120। गुड। अब मुझे नेक्स्ट चीज जो निकालनी है वो ये निकालना है समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई। अच्छा अब एक बात का तुम ख्याल रखना, समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई निकालते वक्त कई लोग साइन की जो कैलकुलेशंस होती हैं उसको इग्नोर करते हैं। इसीलिए मुझे पर्सनल लेवल पे ऐसा लगता है कि आपको हमेशा टॉप वाला नंबर ही ले लेना चाहिए करके ए, ताकि सारी वैल्यूज़ आपकी पॉजिटिव आती हैं। कई लोग कैसा करते हैं 400, 240, 360 और 400 को ऐड कर दिया, माइनस साइन की कोई इज्जत ही नहीं है। तो वैसे तो मैं मानती हूँ वो लोग पगले होते हैं जो ऐसा कैलकुलेशन का बंडल मारेंगे, बट फिर भी उन लोगों के लिए, क्योंकि पढ़ाई तो सभी को करवानी है ना, तो उस रिस्पेक्ट में मैं पहले ही बता दी हूँ नंबर आप कोई भी ले सकते हो, बट इफ़ यू वांट टू गो अकॉर्डिंग टू बुक्स देन यू टेक मिडिल मोस्ट नंबर। अच्छा तो अभी मिडिल मोस्ट में कई लोगों का ऐसा डाउट आ रहा होगा कि अगर इवन नंबर आ गया तब तो बीच की उंगली कैसे ढूंढेंगे। तो याद करो आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में सीखा है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर इवन है तो मिडिल की चीज़ कैसे ढूंढते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही मैंने फिर से भी ये चीज़ सिखाई है, मीडियम बताते वक्त तो वाला वीडियो देख लेना। तो देखो -400 और 400 तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा जब ये ऐड होने के लिए जाएगा, और 360 में से अगर तुम 240 को माइनस करोगे तो ये वाली चीज़ आ जाएगी आपके पास 120, यानी कि समेशन ऑफ एफ आई डी आई ये भी कितना निकल के आया 120। मैंने डायरेक्ट कर लिया है, तुम में से अगर कोई ऐसा है जो टुक टुक करना चाहता है तो टुक टुक कर लेना। अब हमको कैलकुलेट करना है डी बार। तो डी बार कैसा होता है समेशन ऑफ एफ आई डी आई और डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। तो समेशन ऑफ एफ आई डी आई में समेशन ऑफ एफ आई डी आई यानी कि 120 और समेशन ऑफ एफ आई भी कितना है 120। सो कूल, यहाँ से बहुत ही सिंपल सी चीज़ निकल के आई है हमारे पास, डी बार की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब मुझे क्या निकालना है करके, मुझे कैलकुलेट करना है आप लोगों का दैट इज व्हाट वी से मीन। सो हाउ विल यू कैलकुलेट मीन? वेरी सिंपल, मीन आपका होता है एक्स बार, जो भी आपने ए चूज़ किया है उसमें इस डी बार को ऐड कर दो, बस सिंपल है, कोई ज़्यादा झंझट नहीं, झमेला नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ए कितना था हम लोगों का 25। सो 25 मेरा ए था और डी बार मेरा 1 है, यानी कि ये एक सिंपल सी ये चीज़ कितनी निकल के आ गई है करके 26 करके, ठीक है। बस ख़त्म हो गया ये सवाल, और तो इसमें कुछ है ही नहीं। तो ये आ गया मेरे पास मीन इक्वल्स टू कितना 26। अब यहाँ पे लास्ट लाइन लिखना मत भूलना, अगर तुम लोगों ने कल क्वेश्चन जो चेक करवाओगे अगर उसमें लास्ट लाइन नहीं लिखी तो भाई एक बात का तुम ख्याल रखना करके कि उसमें फिर मैं तुम लोगों से लास्ट लाइन लिखवाने के लिए तुमसे क्लास से पहले निकालूंगी और फिर क्लास लास्ट में लिख लोगे तब चेक करूंगी, फिर क्लास में एंटर दूंगी, ठीक है। तो लास्ट लाइन लिख लेना, देयरफॉर द मीन मार्क्स स्कोर्ड बाय 140 स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन ऑफ अ सर्टेन पेपर इस आप लोगों का 26 करके, बस खत्म। तो ये हो गया हमारे मीन निकालने का तरीका। अब एक चीज़, एक इलस्ट्रेशन मैं तुम्हें और बताना चाहती हूँ, वो तुम खुद ही करोगे, वो तुम लोगों के लिए होमवर्क है। अच्छा अब एक और चीज़ याद रखना, ये इलस्ट्रेशन भी अगर मुझे कल होमवर्क में नहीं मिला, ठीक है, कई लोगों की आदत होती है ना ये वाला, अरे छोड़ो करके वीडियो में तो था क्या फ़र्क पड़ता है, तो वो फ़र्क तुम्हें कल पता चलेगा जब पूरी क्लास से निकाल दिए जाओगे। और कल तो हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, राइट। तो अगर कल नया टॉपिक क्लास से मिस किया तो घर जाना तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। तो अभी जो इलस्ट्रेशन दे रही हूँ वो तुम्हारा छूटना नहीं चाहिए। देखो ये वो आप लोगों का इलस्ट्रेशन है। अब इस इलस्ट्रेशन में बस एक खास बात है, इस इलस्ट्रेशन में आपको क्लास इंटरवल नहीं दिया। तुम्हारे साथ लास्ट टाइम जब हमने डायरेक्ट मेथड को डिस्कस किया था तो उस डायरेक्ट मेथड के डिस्कशन के दौरान मैंने 2 वीडियो बनाए थे, एक मीन पार्ट 1 करके और एक मीन पार्ट 2 करके। तो वो जो मीन का पार्ट 1 था उसमें मैं यही बातचीत कर रही थी कि अगर आपको क्लास इंटरवल नहीं दिया जाए
तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको क्लास इंटरवल नहीं दिया है तो यहाँ पर अगर आपको क्लास इंटरवल दिया ही नहीं है तो टेंशन बिल्कुल मत लेना। ये तो तुम जानते हो कि तुम्हारा FI है और ऊपर की चीज़ आपकी XI है, बस बात खत्म। यानी कि आपको जब क्लास इंटरवल देता था तब तुम XI कैलकुलेट करते थे, इस बार डायरेक्टली आपको XI दे दिया है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अगर क्लास इंटरवल नहीं दिया जाए तो उसको अपना XI कर लेना, ठीक है। अब इसमें ये क्वेश्चन तुम लोगों का होमवर्क है, ये कल मुझे मिल जाना चाहिए। अब इसमें बस आप लोगों के पास एक मेथड बाकी रह गई है, स्टेप डेविएशन मेथड। जैसे हमने अभी अज्यूमिंग मेथड किया वैसे आपके पास एक आखिरी मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड, और उसके बाद तो फिर ग्राफ्स वगैरह हैं वो सब भी हैं। तो अभी तो हम लोग कर रहे हैं अपना स्टैटिस्टिक्स टुकुर टुकुर धीरे धीरे वाली स्पीड में, ठीक है। तो उसमें हमें ऐसा सच कोई जल्दी नहीं है ना करके कि अभी जल्दी जल्दी खत्म करना है, एग्जाम में आने वाला है, पेपर में आने वाला है। तो पेपर तो बहुत टाइम है, तो हम लोग पहले से कंप्लीट करके रख रहे हैं अपने चैप्टर्स, ठीक है, छोटे छोटे चैप्टर्स। तो इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों का जो टॉपिक रहेगा स्टेप डेविएशन, बट उसके लिए तुम्हें नेक्स्ट संडे तक का वेट नहीं करना पड़ेगा। कल का अज्यूमिंग का तुम जैसे ही होमवर्क कंप्लीट करोगे तुम्हारे पास नेक्स्ट डे जो वीडियो आ जाएगा वो स्टेप डेविएशन का रहेगा। नेक्स्ट डे या एक दिन बाद तुम्हें मुझे याद दिलाने की नीड नहीं है, मेरे को अपनी काम याद रहते हैं करके। और उसके बाद एक बात ज़रूरी सूचना है कि जो 1 मार्क MCQ या फिर 1 मार्क का जो सवाल होता है, कई बार तुमसे एक क्वेश्चन ऐसा दे देगा कि ये आपका चार्ट है, इस चार्ट से सिर्फ एक ही वैल्यू ढूंढ के निकालो। मतलब पूरा कैलकुलेट करने को बोलेगा ही नहीं, सिर्फ A निकाल दो, बात खत्म करो, सिर्फ A निकालो, सिर्फ A। तो A कैसे निकालते हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए करके, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट में आ जाते हैं हम लोग। अब इसमें वो ये है कि कई बार तुमसे वो ये भी पूछ सकता है कि D बार की वैल्यू कितनी होगी वो निकालो, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है पेपर में तुमसे हमेशा करके आखिरी तक की स्टेप पूछे, इतना भी पूछ सकता है D बार निकालो। सो D बार कैसे निकालते हो तुम्हें पता है, FI/DI का समेशन डिवाइडेड बाय कितना FI, और फिर एक्स मीन कैसे निकालना है उसमें आपको A ऐड कर देना है करके करके, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अब ये तुम काम कर लोगे करके, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी करके। अच्छा, और एक बात मैं अगेन फिर से बोलती हूँ कि आप जो A की वैल्यू चूज़ करते हो उस पर आपकी मीन डिपेंड नहीं करती, ठीक है। और अगर मान लेते हैं तुम लोगों को फिर भी यकीन ना हो करके, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना, देखो जब मैं 10th में थी तो मेरे जो टीचर्स ने बताया था वो कैसे थे, उन लोगों का नियम नहीं, बुक में लिखा है बीच का A तो बीच का A, ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और अगर फिर भी अगर तुमको यकीन ना आए तो अब मैं तुम्हें इसमें कैसे बताऊँ, अपना स्टैटिस्टिक्स की किताब खोलना, अपनी NCERT खोलना, NCERT में आप अपना पेज नंबर 265 खोलना। मैं तो ये पेज नंबर याद करके बैठी हूँ ताकि अगर किसी इंसान को डाउट हो तो वो इंसान कैसा टैली कर सकता है। पेज नंबर 265 में आप लोगों को एक एक्टिविटी 1 करके दिया है, एक्टिविटी करके 1 करके दिया है। उस एक्टिविटी 1 का तुम लोग पैराग्राफ, मतलब पैराग्राफ नहीं, छोटी सी लाइन है, पैरा नंबर 2 रीड करना। वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है करके कि द वैल्यू ऑफ द मीन ऑब्टेन, जो मीन हमको मिल रहा है डज नॉट डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ A। यानी कि आप एक किसको लेते हो, बीच वाले को लेते हो, टॉप वाले को लेते हो, नीचे वाले को लेते हो, इससे मीन डिपेंड ही नहीं करता, तुम्हारी चॉइस है। अब इसमें एक बात मैं बोलूँगी, मेरी ऐसी पर्सनल इच्छा होती है करके कि मैं हमेशा जब भी खुद क्वेश्चन सॉल्व करती थी बोर्ड एग्जाम्स में, तो उस वक्त तो मेरी मेंटालिटी ऐसी थी क्योंकि मेरे टीचर ने यही सिखाया था बीच की वैल्यू, तो मैं बीच की वैल्यू लेकर ही काम करती थी। लेकिन उसके बाद जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मैंने उसमें देखा करके कि यार कई लोगों को ना इसमें ये दिक्कत होती है। देखो जैसे अभी मैंने ऐड करने को बोला ना, उनका माइंडसेट ऐसा चलता है कि पट पट इन चारों को ऐड कर लेंगे, माइनस साइन को देखेंगे ही नहीं। ऐसा होता है पेपर के प्रेशर के दौरान, ऐसा अच्छे अच्छे लोगों से भी हो जाता है। तो ऐसा कोई रिस्क वाला रखना ही नहीं ना काम कि जिससे आपके मार्क्स कट सकें। और कई बार तो लोग यहाँ पे माइनस साइन लगाना ही भूल जाते हैं, बताओ, उनको ऐसा लगता है 25 - 5, 25 - 15 तो चलो सब पॉजिटिव। इसीलिए मैं हमेशा पर्सनली ये मतलब करती हूँ एडवाइस कि टॉप वाली वैल्यू को ही आप अपना A लो। बट अगेन वो चॉइस तुम्हारी है, तुम्हें जिस वैल्यू को A लेना है तुम उस A को ले सकते हो। उस A के लेने से आपकी आखिरी का जो मीन निकल के आएगा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर किसी ने A अलग लिया है और तुमने A अलग लिया है तो तुम्हारा DI अलग आएगा, तुम्हारा FI/DI का मल्टीप्लिकेशन अलग आएगा, तुम्हारा D बार अलग आएगा, लेकिन जो फाइनल आंसर निकल के आएगा, आई थिंक D बार सेम आता है, ठीक है, नहीं D बार भी अलग आता है, जो फाइनल आंसर निकल के आता है वो फाइनल आंसर यानी कि मीन आपकी कभी अलग नहीं आएगी, ठीक है। तो आज का काम तुम लोगों के पास अज्यूमिंग मेथड है, ठीक है। अभी अज्यूमिंग मेथड के जब क्वेश्चंस कर लोगे तो उसके बाद हम लोग 1 या 2 दिन में ही स्टेप डेविएशन मेथड भी सीख लेंगे। स्टेप डेविएशन मेथड में कुछ नहीं है, जितने कॉलम्स आपने अभी 5 बनाए हैं ना, एक एक्स्ट्रा कॉलम और बन जाएगा 6 कॉलम।
बस, और कुछ भी नहीं होता है। तो तुम लोगों के पास अभी एक शीट आ जाएगी, उन शीट में आप लोगों को सवाल रहेंगे सॉल्व करने के लिए। अब उसमें अभी मैं बता देती हूँ, या फिर शीट नहीं, मैं एक एक सवाल की इमेज शेयर कर दूँगी ग्रुप में, तुम उसको सॉल्व करते जाना करके, ठीक है। अच्छा चलो, तो फिर अभी के लिए हम लोग ओवर करते हैं, बट होमवर्क थोड़ा लेट आएगा करके, ठीक है, इस बात को याद रखना।